हारकोट के इमाम की बेटी रोशन बेगम से करने का फैसला किया। पर टीपू रुकैया के एहसान को नहीं भुलाता। उसने पिता की बात तो नहीं टाली, पर साथ ही रुकैया से शादी की बात भी उसके सामने रख दी। 1774 में टीपू का निकाह रोशन बेगम और रुकैया से हो गया। टीपू, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए हमें भी उनकी तरह बड़ी योजना बनानी होगी। आप सही कहते हैं अब्बू, हमें हमारी सेना की ताकत को और बढ़ाना होगा। हाँ, मैं सभी राजे रजवाड़े से बात करने की सोच रहा हूं। सभी की हालत की मजबूरी को समझते हुए हम फ्रांसीसी सेना से भी बात कर सकते हैं। अगर ये योजना सफल हो गई तो हम अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। पर योजना कामयाब नहीं हो पाई। हैदर अली की चिंता बढ़ने लगी। फ्रांस से जितनी मदद की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। उधर मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के बहकावे में आकर हैदर अली को अनेक युद्धों में उलझा दिया। आइए रोशन बेगम, आइए रुकैया, हमने आपको खास वजह से एक साथ बुलाया है। कहिए सरताज, हमारे लिए जो भी हुक्म हो। अब्बू की उम्र हो गई है और साथ ही लड़ाइयों का बोझ भी उन पर ज्यादा होता जा रहा है। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करें। हमें आपकी मदद चाहिए। जी, आप हुक्म तो करिए। आप दोनों हमें मुस्कुराते हुए रुखसत करें ताकि हम अपना फर्ज पूरा कर सकें। रुकैया और रोशन बेगम से इजाजत लेकर टीपू हैदर अली से जा मिला और पूरी ताकत से युद्ध करने लगा। सीरा, माड़ीगिरी, गुरमकोंडा, चनार, दुर्ग, स्कोट, बैलरी स्थानों पर अधिकार करते हुए टीपू आगे बढ़ता गया। युद्ध के नियम और ऊंचे आदर्शों के मामले में टीपू ने अपना झंडा गाड़ दिया। 1780 में अंग्रेज फौजों ने एकाएक मैसूर को घेर लिया। कर्नल बेली 6000 सैनिकों के साथ पोर्ट लेयर नदी के उत्तरी किनारे पर पहुंच गया। हैदर अली ने 3000 सैनिक टीपू की मदद के लिए भेजे, पर अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने वो कम थे। टीपू ने पता लगा लिया कि अंग्रेजों ने अपना गोला बारूद घाटी में छुपाया है। टीपू ने अपनी तोपों का मुंह उसी ओर मोड़ दिया। हमला! पलक झपकते सारा गोला बारूद तबाह हो गया। अंग्रेज हक्के बक्के रह गए। कर्नल बेली को गिरफ्तार कर लिया। जब उसके हाथ पर पट्टी बांधी जा रही थी, टीपू खुद पट्टी बांधने में मदद कर रहा था। बेली के हाथ से खून रिसकर टीपू की बाह पर गिर गया। सॉरी सुल्तान। माफी मत मांगो बेली, तुम बहादुर हो। मेरे जख्मों के खून को भी देखो, तुम्हारे और मेरे खून का रंग एक है। फिर इस खून खराबे का मतलब? उस समय तो बेली शर्मिंदा हो गया, पर अंग्रेजों ने टीपू को बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि हार का झंडा दिखाने के बाद भी टीपू ने बर्बर हमला करके अंग्रेजों की लाशें बिछा दी। टीपू को यह जानकर दुख हुआ, पर वो चुप नहीं बैठा। उसने एक के बाद एक कई किले अंग्रेजों से जीते। शाबाश मेरे शेर, तुम्हारी तारीफ कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। तुमने जो कुछ भी किया है उसने एक बाप के सिर को फक्र से ऊंचा कर दिया है। अंग्रेजों को इतिहास बनाने और लिखने का बहुत शौक है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस समय मेरा बेटा इतिहास बना रहा है। और इतिहास कोई भी लिखे, मेरे बेटे टीपू सुल्तान का नाम हमेशा सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। सुल्तान, कहो गाजी खान। खबर मिली है कि अंग्रेज मालाबार पर हमले के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं मालाबार जाने की तैयारी करता हूं। टीपू को मालाबार पहुंचने में 2 महीने लगे। टीपू के पहुंचते ही अंग्रेज सेना डरकर हट गई और पूर्णमी की ओर चली गई। इस तरह टीपू सुल्तान ने बिना लड़े ही अंग्रेजों से मैसूर खाली करवा लिया। पर उनकी इस खुशी पर गम का साया पड़ गया। हैदर अली बीमार चल रहे थे।
उनका देहांत हो गया। हैदर अली के विश्वास पात्र पूर्णिया ने अलग अलग संदेश देकर टीपू को खबर करने के लिए भेजा। खबर पाकर 32 वर्षीय टीपू बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। अबू, 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 अबू जान। पिता का अंतिम संस्कार कर टीपू ने मैसूर की सत्ता संभाली। ये क्या है पूर्णिया जी? सुल्तान, ये उन लोगों की फहरिस्त है जो हमारे राज्य के खिलाफ बागी रहे। जो हुआ उसे भूल जाओ। इस समय हमारा एक ही शत्रु है और वो है अंग्रेज। मैं सभी बंदियों को माफ करता हूं क्योंकि वो हमारे अपने हैं। टीपू की फौज में शेख हयाज गद्दार निकला और बैगनूर अंग्रेजों के कदमों में डाल दिया। इसके बाद अंग्रेज सेना अनंतपुर की ओर बढ़ी, जहां नारायण राव ने उनका डटकर मुकाबला किया, पर नारायण राव की हार हुई। अंग्रेज कमांडर ने नारायण राव को जख्मी हालत में किले पर लटकाने और अनंतपुर को लूटने का आदेश दिया। टीपू की सहायता के लिए फ्रांसीसी सैनिक बड़ी तादाद में आए थे, पर 9 जनवरी 1783 को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संधि हो गई और वो एक दूसरे के साथ हो गए। फ्रांसीसी सिपाही वापस चले गए। इसके बावजूद टीपू ने अंग्रेजों को हर मोर्चे पर हरा दिया। हार कर अंग्रेजों ने संधि कर ली। थोड़ी देर के लिए अमन कायम हो गया, पर अंग्रेजों की चालें जारी रही। उन्होंने टीपू के कमांडर कासिम अली और मोहम्मद अली को खरीद लिया, मराठों और निजाम को साथ मिलाया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। यह युद्ध 6 महीनों तक चला। कॉर्नवालिस की क्रूरता बढ़ती गई। मैसूर के निवासियों पर कहर ढाया जाए, जो भी सामने आए उसे पकड़कर गोलियों से भून दिया जाए। मुकाबला करने वालों के साथ इतनी क्रूरता दिखाई जाए कि लोग मुकाबला करना छोड़ दें। लोगों को लालच दिया जाए, वो टीपू को छोड़कर अंग्रेजों के साथ दें। जो भी साथ देगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। युद्ध और तीव्र हो गया। किले के अंदर भी गोले आकर गिरने लगे। विधवाओं के आंसू पोंछती रुकैया बेगम की छाती पर एक गोला लगा और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। अंग्रेजों का कब्जा बढ़ता गया। आखिर वो किले के अंदर घुस आए। टीपू ने संधि का प्रस्ताव रखा। संधि के एवज में अंग्रेजों ने बहुत बड़ी रकम मांगी। रकम चुकाने तक टीपू के 8 और 5 वर्षीय बेटों को बंधक रख लिया गया। मैसूर की जनता मिलकर रकम चुकाने में लग गई। टीपू ने फिर से लड़ाई की तैयारी की, पर उसके सभी सिपा सलाहकार अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। हर मोर्चे पर उसकी हार हुई। जनरल वेलजली ने टीपू को घेर लिया। टीपू के विद्रोही भी अंग्रेजों के साथ थे। आखिर एक दिन दोपहर को मैसूर के किले पर अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया गया। टीपू अपने वफादार सैनिकों के साथ आखिरी लड़ाई के लिए भिड़ गया। अचानक कुछ अंग्रेज सैनिक ढो लेते हुए टीपू तक पहुंचे और गोलियों की बौछार कर दी। मैसूर का शेर धरती मां की गोद में हमेशा के लिए सो गया, पर अंग्रेजों के खिलाफ उसकी बहादुरी अमर है। देश के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में उसे हमेशा याद किया जाता रहेगा।